Assalamu alaikum. My name is Sanaif Takhar. I'm BSN RN and I'm nursing instructor of Med International College. आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो एडवांस कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग का यूनिट नंबर 10 है एंड दिस इज़ द लास्ट यूनिट। ठीक है, जो है एडवांस नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी डिजीज़। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि ऑन्कोलॉजी डिजीज़ जो हैं वो होती क्या हैं। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आपने देखने हैं। तो हम इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, सबसे पहले तो हमने अपना जो फंक्शनल हेल्थ पैटर्न जो मैंने आपको बताया हुआ गॉर्डन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न जो 11 है वो आपने इंक्लूड करने हैं। इसमें के जो है पेन से रिलेटेड जितने भी हैं आपने उस तरह से डाटा लेना है। उसके बाद आपने जितनी भी पैथोफिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी है वो आपने ऑन्कोलॉजी डिजीज़ में अप्लाई करनी है। उसके अलावा आपको नर्सिंग जो है केयर प्लान बनाना आना चाहिए यहाँ पे। उसके अलावा आपने जो करना है डिस्कस करना है होलिस्टिक अप्रोच ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट को, जितनी भी नर्सिंग मैनेजमेंट है रिलेटिंग टू पेन, ठीक है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। उसके अलावा हमने एक टीचिंग प्लान बनाना है क्लाइंट के लिए जो भी ऑन्कोलॉजी डिसऑर्डर से रिलेटेड परेशान होगा। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि ऑन्कोलॉजी हमारे पास होता क्या है। ऑन्कोलॉजी हमारे पास जो है ये मेडिसिन की वो ब्रांच है जो स्टडी करती है, डायग्नोज करती है और ट्रीटमेंट करती है ट्यूमर्स को। ठीक है, मैं दोबारा से बता देती हूँ कि ऑन्कोलॉजी जो है वो मेडिकल की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं, डायग्नोज करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं ट्यूमर्स का। उसके बाद हम देखते हैं कैंसर। कैंसर क्या होता है? कैंसर हमारे पास एक ये जो है ना सेकंड नंबर पे हमारे पास कैंसर है। कैंसर हमारे पास अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। अगर हमारी बॉडी में कोई एक एबनॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस हो गया है तो क्या होगा, उसकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाएगी जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसको हम कहते हैं कैंसर। होपफुली यहाँ पे आपको फर्क समझ आ गया होगा। ऑन्कोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, डायग्नोज करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। कैंसर जो है वो हम अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है नॉर्मल सेल्स की। तो कैंसर अगर हम देखें तो ये 3 तरह के होते हैं हमारे पास। इसमें न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर्स हैं, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ है और स्प्रेड टू अदर बॉडी पार्ट्स है। न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर्स अगर हम देखें तो न्यूप्लास्टिक डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि अबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यूज व्हेन सेल्स ग्रो और डाई अबनॉर्मली। ठीक है, न्यूप्लास्टिक में क्या होता है कि जितनी भी, क्योंकि हमने कैंसर में पढ़ा है कि अबनॉर्मल डिवीजन होती है, अबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होती है और उनकी डिवीजन होती है। तो इसमें क्या होगा कि या तो ग्रोथ हो रही होगी या फिर डाई हो रही होंगी जितनी भी हमारे एबनॉर्मल सेल्स हैं। उसके अलावा जो है अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ हो जाएगी। मतलब ये है कि जितनी भी सेल ग्रोथ है वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। नॉर्मली क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो कंट्रोल कर रही होती है सारे सिस्टम को, जितने सेल चाहिए होते हैं उतने प्रोड्यूस होते हैं, जितने नहीं चाहिए होते हैं फिर वो नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे अनकंट्रोल्ड हो जाएगी और फिर ये इन्फेक्शन जो है ये स्प्रेड कर जाएगा अदर बॉडी पार्ट्स में, दूसरे बॉडी पार्ट्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं कैंसर। तो कैंसर हमारे पास 2 तरह के होते हैं, ट्यूमर जिसमें बेनाइन है और मैलिग्नेंट है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो क्लियर कर लेते हैं बेनाइन का और मैलिग्नेंट का क्या है। तो जब हम बात करते हैं बेनाइन की, बेनाइन ट्यूमर जो है वो हमारे पास इसकी ग्रोथ जो होती है इज़ नॉट कैंसरस, वो कैंसरस नहीं होते और ये जो है वो नियर बाय टिश्यूज़ में नहीं फैलते। मतलब ये जहाँ पे प्रोड्यूस होगा ये वहीं पे रहेंगे। बेनाइन ट्यूमर्स उसी जगह पे रहेंगे जहाँ पे ये प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मैलिग्नेंट सेल्स की, तो मैलिग्नेंट सेल्स जो हैं ये हमारे पास जो है वो ट्रांसफरेबल है। ठीक है, मतलब अगर ये एक ऑर्गन में है तो ये ट्रैवल करके दूसरे ऑर्गन में या दूसरे बॉडी टिश्यूज में ट्रैवल करके जा सकते हैं और ये कैंसरस सेल्स होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मेटास्टेसिस की। मेटास्टेसिस जो है वो हमारे पास होती हैं कैंसर सेल्स मूव फ्रॉम देयर ओरिजिनल लोकेशन टू द अदर साइड वाया लोकल सीडिंग, ब्लड बॉर्न और लिम्फेटिक स्प्रेड। ठीक है, तो मेटास्टेसिस का मतलब ये होता है कि जो ट्यूमर सेल्स होते हैं ना वो ट्रैवल करते हैं। ठीक है, जो हमने मेलिग्नेंट टाइप में पढ़ा है। तो मेटास्टेसिस में क्या होगा, जो सेल्स हैं वो माइग्रेट करेंगे। तो जो कैंसर सेल्स हैं वो मूव करते हैं अपनी ओरिजिन के अलावा दूसरी साइड्स पे जाएंगे, जिसमें 3 टाइप्स आती हैं हमारे पास। या तो लोकल सीडिंग्स उसकी हो सकती है। ठीक है, सीडिंग हम कहते हैं बीज बोने को। तो ये होता है कि जहाँ पे कैंसर का बीज होता है वहाँ से, यहाँ जहाँ पे ट्यूमर का जो होता है वो पोर्शन होता है वो वहाँ से स्प्रेड करके दूसरे ऑर्गन में जा रहा है। उसके अलावा बड़े ब्लड बोर्न हो सकता है। अगर क्लियर कैंसर जो है वो ब्लड में है तो वो ब्लड के जरिए थ्रू आउट द बॉडी स्प्रेड हो सकता है। उसके अलावा लिम्फेटिक स्प्रेड भी है लिम्फेटिक सिस्टम में, क्योंकि हमें पता है कि लिम्फेटिक जो है वो लिम्फ प्रोड्यूस करता है, लिम्फ नोड से लिम्फ प्रोड्यूस होता है और लिम्फ भी पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है। तो थ्रू वाया लिम्फेटिक स्प्रेड भी जो है वो ट्यूमर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैंसर की क्लासिफिकेशन की, तो हमारे पास यहाँ पे आते हैं सॉलिड ट्यूमर्स और दूसरे आते हैं हेमाटोलॉजिकल कैंसर्स। जो सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं वो एसोसिएटेड विद द ऑर्गन्स फ्रॉम विच दे डेवलप सच एज ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर ईटीसी। सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं वो एसोसिएटेड ऑर्गन्स होते हैं जहाँ से वो डेवलप हुए होते हैं, जहाँ पे वो बनते हैं। मतलब कि जैसे हम कहते हैं कि कोई गिल्टी टाइप बन गया है। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रेस्ट कैंसर में या लंग कैंसर में जो होता है वहाँ पे जो है एक मास जो है वो हमें फील होता है, तो वो एबनॉर्मल मास या एबनॉर्मल जो प्रोटेक्शन होती है वो सॉलिड ट्यूमर में आएगी। उसके बाद जो होता है वो हेमाटोलॉजिकल कैंसर है। हेमाटोलॉजिकल नाम से ही जाहिर हो रहा है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्लड सेल फॉर्मिंग टिश्यूज सच एज ल्यूकेमियाज एंड
लिम्फोमास। यहाँ पे आके मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर दूँ ल्यूकेमियाज और लिम्फोमा से रिलेटेड। तो जो ल्यूकेमिया है हमारे पास वो राइज होते हैं इन द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ल्यूकेमियाज जो है वो डब्ल्यूबीसी के इन्फेक्शन है। ठीक है, हम वो कहते हैं ल्यूकेमियाज कहलाते हैं। डब्ल्यूबीसी की जो फॉर्म है, आरबीसी को हम रिथ्रोसाइट्स कहते हैं और डब्ल्यूबीसीज को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बिन्स कहते हैं। तो हम ये ल्यूकेमियाज जो है ये रेफर करेंगे वाइट ब्लड सेल्स के कैंसर्स को। इसके अलावा जब हम बात करते हैं लिम्फोमास की, तो लिम्फोमास जो है वो बिगिन होते हैं इन टी एंड बी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स भी जो है वो वाइट लिम्फोसाइट्स की टाइप है, लेकिन वो फर्दर उसकी टाइप्स हैं। तो ये लिम्फोमास जो है वो टी और बी लिम्फोसाइट्स में होते हैं। ल्यूकेमियाज मतलब ओवरऑल वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर, और लिम्फोमास मीन बी सेल्स एंड टी सेल्स लिम्फोसाइट्स होते हैं, उनके ऊपर सेपरेट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्सिनोमा। कार्सिनोमा हमारे पास जो होता है ना, वो ये है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर फॉर्म्ड बाय एपिथेलियल सेल्स दैट कवर द इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब कार्सिनोमा जो है वो भी कॉमन टाइप है कैंसर की, और ये एपिथेलियल सेल से बना हुआ होता है और उसको जो है वो डिस्ट्रॉय करता है, और ये बॉडी के अंदर भी, सरफेस के अंदर भी पाया जाता है और सरफेस के बाहर भी पाया जाता है, जिसमें एडिनो बेसल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है। ये सारी सेल्स की टाइप्स हैं। ठीक है, इनमें किसी भी किस्म का हो सकता है। बाद में हम बात करेंगे सार्कोमा की। तो सार्कोमास हमारे पास क्या होते हैं? सार्कोमास फॉर्म इन बोन एंड सॉफ्ट टिश्यूज। ठीक है, ये हमारे पास बोन में और सॉफ्ट टिश्यूज में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग मसल्स, फैट, ब्लड वेसल्स, lymph vessels, fibrous tissues such as tendons and ligaments, osteosarcomas and leiomyosarcomas। osteosarcomas जो होते हैं वो बोन में होते हैं, और लियो ऑस्टियोसार्कोमा बोन में होते हैं, और लियोमायोसार्कोमा जो है वो ब्लड में होते हैं। ठीक है, तो सार्कोमा भी रेफर करते हैं हम, ब्लड कैंसर की ही टाइप होती है। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास बोन में होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज में होते हैं, जिसमें मसल्स, फैट, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स आ जाती हैं, और फाइब्रस टिश्यूज आ जाते हैं, जिसमें टेंडन्स और लिगामेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद ल्यूकेमियाज आ जाते हैं। ल्यूकेमिया मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि व्हाइट ब्लड सेल्स का कैंसर होता है, तो उसमें क्या होता है, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज ऑफ द बोन मैरो आर कॉल्ड ल्यूकेमियाज। ठीक है, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज जो होते हैं और पेन मैरो, क्योंकि वो जितनी भी एरिथ्रोपोइसिस है, हीमोपोइसिस है, ब्लड फॉर्मेशन जो होता है वो बोन मैरो से हो रहा होता है। तो बोन मैरो में अगर कोई डिस्ट्रक्शन आ गया, बोन मैरो में अगर कोई इशू हो गया, तो वहाँ से जो है ब्लड फॉर्मेशन जो है वो उसके ऊपर इफेक्ट करेगी। उसके बाद हम देखते हैं इसमें लिम्फोमा होते हैं और मेलिनोमा होते हैं। तो जब हम बात करते हैं लिम्फोमास की और मेलिनोमास की, तो लिम्फोमास मैंने पहले ही आपको बताया कि ये स्टार्ट होते हैं टी लिम्फोसाइट्स में और बी लिम्फोसाइट्स में, जो कि फर्दर डब्ल्यूबीसी की टाइप्स हैं। तो मेलिनोमा जो होता है वो हमारे पास कैंसर होते हैं मेलिनोसाइट्स का। मेलिनोसाइट्स हमारे पास जो होते हैं वो डार्क पिगमेंटेशन देते हैं हमारी स्किन को। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो ऐसे लोग जिसमें मेलिनोमा जो है वो मेलिनोसाइट्स जो है वो कम या ज़्यादा बनने हैं, अपनी जो नॉर्मल रूटीन से हट के बनने हैं, ओवर ग्रोथ हो रही है, वो मेलिनोमा का कैंसर होगा। अच्छा जी, ये अगर हम देख लें तो ये हमारा इंसिडेंस है कैंसर से रिलेटेड पेशेंट्स का। तो कैंसर पेशेंट्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ टाइम बट आर ड्रेडफुल ऑफ पेन। कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनको मरने से डर नहीं लगता, उनको सिर्फ पेन जो होती है वो बर्दाश्त नहीं होती। 60 to 80% कैंसर पेशेंट्स प्रेजेंट वेरी लेट एंड हेंसली ओनली पेन रिलीफ एंड पैलिएटिव केयर। ठीक है, पैलिएटिव केयर आप सबको पता है कि वो केयर होती है जो हमने एंड ऑफ द लाइफ पे प्रोवाइड करनी होती है पेशेंट्स को। तो 60 to 80% जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट बहुत ही लेट जो हमारे पास आते हैं, या कैंसर जो है वो डायग्नोसिस बहुत लेट स्टेजेस पे होता है। उसके बाद जो 40% है हमारे पास, 40% जो होते हैं वो रिसीव होते हैं इनएडिक्वेट पेन रिलीफ में, और लेस देन 40% रिसीव होते हैं पैलिएटिव केयर में। 40% रिसीव होते हैं इनएडिक्वेट पेन रिलीफ, मतलब हम उनको जितनी मर्जी पेन किलर्स दे दें वो उनकी पेन रिलीफ नहीं होती, और लेस देन 40% जो होते हैं वो रिसीव होते हैं पैलिएटिव केयर में, मतलब एंड ऑफ लाइफ में होते हैं। तो उसमें हमने क्या करना होता है, सिर्फ हमने उनकी एंड ऑफ लाइफ केयर प्रोवाइड करनी होती है। ये हमारा इंसिडेंस था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पेन की। पेन क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है ऑन्कोलॉजी में। पेन की जब हम बात करते हैं, पेन इज एन अनकंफर्टेबल फीलिंग दैट टेल्स यू दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग। ठीक है, ये एक अनकंफर्टेबल फीलिंग है, ऐसी फीलिंग होती है जो आपको अनकंफर्टेबल बनाती है, और ये जो है ये पेन अनप्लीजेंट और इमोशनल एक्सपीरियंस होता है। अनप्लीजेंट इमोशनल एक्सपीरियंस है एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। इसमें क्या होता है कि या तो एक्चुअल या पोटेंशियल टिश्यू डैमेज हो रही होता है। ये अनप्लीजेंट है, मतलब ना खुशगवार सी इमोशनल एक्सपीरियंसेस हैं जो जिसके ऊपर होता है हाईली अनप्लीजेंट फिजिकल सेंसेशन कॉज्ड बाय इलनेस और इंजरी।
पेन किसी भी इलनेस या इंजरी की वजह से हो सकती है। इट इज़ द फिफ्थ वाइटल साइन एंड ऑलवेज सब्जेक्टिव, ठीक है। ये फिफ्थ वाइटल साइन भी कभी काउंट करते हैं हम, और ये हमेशा हमारे पास सब्जेक्टिव होता है। ये हमें अमेरिकन पेन सोसाइटी 2003 जो है वो बताती है कि पेन जो है वो हमारे पास ऑलवेज सब्जेक्टिव होता है। मतलब कि सिर्फ जो सब्जेक्ट फील कर रहा होता है, क्योंकि ये फीलिंग है हमारी, ये सिर्फ सब्जेक्ट ही बता सकता है कि वो इस टाइम पेन में है या नहीं है। तो सिंपल अगर आपने डेफिनेशन इसकी याद करनी है तो ये यही है कि पेन इज एन अनप्लेजेंट इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। पेन को अगर हम कैटेगराइज करें तो पेन कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू इट्स ड्यूरेशन, लोकेशन एंड etiology। 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ पेन आर जनरली रिकग्नाइज्ड। 3 जो बेसिक कैटेगरीज हैं हमारे पास, तो वो हमारे पास एक्यूट पेन आ जाती है, क्रोनिक या नॉन मैलिग्नेंट पेन आ जाती है, उसके अलावा कैंसर रिलेटेड पेन हो सकती है। एक्यूट पेन आपको पता है कि जो अचानक हो जाती है या विदिन 3 मंथ्स होती है, उसको हम एक्यूट पेन में काउंट करते हैं। क्रोनिक पेन जो होती है वो एक्सीड करती है 3 मंथ से और 6 मंथ तक जाती है, ठीक है, तो वो हम कहते हैं क्रोनिक। उसके अलावा कैंसर से रिलेटेड, मतलब कैंसर से रिलेटेड अगर किसी पेशेंट को पेन होगी तो वो कैंसर रिलेटेड पेन है। एक्यूट पेन सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है। तो एक्यूट पेन की जब हम बात करते हैं, acute pain is short term pain that comes on suddenly and has a specific cause, usually tissue injury, ठीक है। suddenly मतलब मैंने आपको बताया कि acute pain क्योंकि अचानक होती है तो ये suddenly arise होती है। जनरली इट लास्ट फॉर फ्यूअर देन 6 मंथ, ठीक है। 6 मंथ से कम का इसको दौरानिया होता है। एंड गोज अवे वंस अंडरलाइन कॉज इज ट्रीटेड। अगर इसके रिलेटेड कोई भी कॉज है वो ट्रीट हो गया, जैसे कोई इंजरी है या कोई इशू था वो ट्रीट हो गया, तो ये पेन खत्म हो जाती है। Acute pain tends to start out sharp or intense before gradually improving, ठीक है। तो क्या होता है कि acute जो पेन होती है, क्योंकि वो सडनली होती है तो वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है और इसकी शिद्दत भी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और ग्रेजुअली ये आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी शिद्दत अख्तियार करती जाती है। अगर हम कॉमन कॉज देखें एक्यूट पेन के, तो क्या हो सकते हैं, ब्रोकन बोन्स, या तो किसी वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी और वजह से कोई बोन फ्रैक्चर हो गई या कोई बोन टूट गई है, उस वजह से भी पेन हो सकती है। किसी सर्जरी का साइड इफेक्ट भी हो सकता है, सर्जरी के बाद भी अक्सर पेन होती है। डेंटल वर्क, अगर डेंटल में आपके दांतों में कोई मसला है तो भी पेन हो सकती है। लेबर एंड चाइल्ड बर्थ में भी पेन्स आती हैं। अगर किसी को कट लग गया है या बर्न हो गया है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कॉमन कॉजेज़ हैं एक्यूट पेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोनिक पेन की। तो जब हम बात करेंगे यहाँ पे क्रोनिक पेन की, तो क्रोनिक पेन हमारे पास लास्ट करती है फॉर मोर देन 6 मंथ्स। 6 महीनों से ज़्यादा तक जो पेन होगी वो हम क्रोनिक पेन में कंसिडर करेंगे, इवन आफ्टर द ओरिजिनल इंजरी हैज़ हील्ड। अगर ओरिजिनल इंजरी हील्ड हो गई हुई है और उसके बावजूद जो है वो पेन सेटल नहीं हो रही, उस पेन को 6 मंथ्स हो गए हुए हैं, तो वो हम काउंट करेंगे क्रोनिक पेन में। क्रोनिक पेन कैन लास्ट फॉर ईयर्स एंड रेंज फ्रॉम माइल्ड, माइल्ड से रेंज करके ये जो है मॉडल टेस्ट तक जा सकती हैं। उसके अलावा वाइल पास्ट इंजरीज और डैमेज कैन कॉज क्रोनिक पेन, समटाइम्स देयर इज नो अपेरेंट कॉज। क्या होता है क्रोनिक पेन का, किसी इंजरीज की वजह से भी हो सकती है, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि कोई अपेरेंट कॉज नहीं होती। विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट क्रोनिक पेन कैन स्टार्ट टू impact quality of life. As a result, people living with chronic pain may develop symptoms of anxiety or depression. क्रॉनिक पेन क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉपर मैनेजमेंट अगर हम इसकी नहीं करते हैं तो क्रॉनिक पेन जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। और पीपल मतलब लोगों में क्या होता है कि इसमें एंजाइटी या डिप्रेशन जो है उसको लीड कर सकते हैं। वो बेचारे पेन में ही रहते हैं और इतनी ज़्यादा पेन वो फील कर करके जब हम उनकी पेन को रिलीव नहीं करेंगे तो वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे हमारे पेशेंट। अगर हम सिम्टम देखें जो कंपनी करते हैं क्रोनिक पेन्स में, तो उसमें टेंस मसल्स आ जाते हैं, मतलब मसल्स जो हैं वो टेंस हो जाएंगे। उसके अलावा लैक ऑफ एनर्जी आ जाएगी, पेशेंट का एनर्जी लेवल जो है वो कम हो जाएगा, आर्थराइटिस पेन होएगी। उसके अलावा नर्व डैमेज पेन हो सकती है, किसी नर्व के जैसे भी डैमेज हो जाती है तो उसकी वजह से पेन हो सकती है। लो बैक में पेन होती है, फ्रीक्वेंट हेडेक हो सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हेडेक भी हो सकता है। लिमिटेड मोबिलिटी, और इसकी मोबिलिटी कम होगी। जब एक पेशेंट पेन में है तो वो चल फिर कैसे सकता है। एंड देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ कैंसर रिलेटेड पेन। कैंसर रिलेटेड पेन जो है वो मे भी एक्यूट और क्रोनिक दोनों तरह की हो सकती है। पेन रिजल्टिंग फ्रॉम कैंसर इज सो ubiquitous that when cancer patients are asked about possible outcomes, pain is reported to be the most feared outcome. ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया आपके लिए, यूबिक्यूशियस। यूबिक्यूशियस का मतलब होता है कि प्रेजेंट या अपेयरिंग, फाउंड एवरीवेयर, ठीक है। अगर कहीं पे भी पाई जा रही है, हर जगह पाई जा रही है पेन, कैंसर की वो पेन हर जगह पाई जा रही होती है, हमें नहीं पता होता कि कहाँ पे हो रही है। पेशेंट को ये सिर्फ सब्जेक्ट ही हमें बता सकता है कि उसको पेन कहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो कैंसर के पेशेंट से जब पूछा जाता है तो वो पॉसिबल आउटकम्स बताते हैं और पेन हमेशा रिलेट करते हैं और
जो सबसे ज़्यादा उनको खौफनाक जो सिम्पटम लगता है कैंसर का वो सिर्फ पेन है। पेन इन पेशेंट्स विद कैंसर कैन बी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द कैंसर। एग्जांपल गिवन बोनी इन्फिल्ट्रेशन विद ट्यूमर सेल्स और नर्व कंप्रेशन, अ रिजल्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन। ठीक है, क्योंकि कैंसर्स वाले जो पेशेंट होते हैं हमारे पास, हम क्या करते हैं उनके ट्रीटमेंट में सर्जरीज और कीमोथेरेपीज और रेडिएशंस होती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो नर्व्स को कंप्रेस कर देती हैं और नर्व के कंप्रेस होने की वजह से जो है वो पेन स्टार्ट हो जाती है पेशेंट को। तो कैंसर के पेशेंट को हमेशा पेन से डर लगता है क्योंकि उनकी पेन जल्दी हील नहीं होती। However, most pain associated with cancer is a direct result of tumor involvement। ठीक है, अगर पेन कैंसर से रिलेटेड है तो वो हमेशा ट्यूमर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से होगी। पेन अगर हम लोकेशन के वाइज जो है अगर हम क्लासीफाई करें तो वो इस तरह से कर सकते हैं। पेन कैन आल्सो बी कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू लोकेशन, दैट इज पेल्विक पेन, हेडेक और चेस्ट पेन भी हो सकती है। दिस टाइप ऑफ कैटेगराइजेशन एड्स इन कम्युनिकेशन अबाउट एंड ट्रीटमेंट ऑफ द पेन। अब पेन जो है वो हमें किस तरह से हेल्प आउट करती है कम्युनिकेशन में और ट्रीटमेंट प्लान में। जाहिर है जब तक पेशेंट हमें नहीं बताएगा कि उसको पेन कहाँ पे है, किस रीजन में है, उसकी लोकेशन क्या है, तो हमें नहीं पता चलेगा, ठीक है, कि हम उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे। For example, chest pain may suggest acute coronary syndrome and indicates the need for diagnostic evaluation and treatment according to cardiac care standards as appropriate। एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये बताया गया है कि अगर किसी पेशेंट को, कोई पेशेंट हमें ये बताता है कि मेरी चेस्ट में पेन है और वह रेडिएट भी कर रही है, तो हो सकता है कि वो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हो। तो बजाय इसके कि वो पेन बर्दाश्त करता रहे या वो हमें ना बताए कि पेन कहाँ पे हो रही है, तो हम कैसे उसको डायग्नोस करेंगे और जो है एसीएस है वो लीड कर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को। etiology के अकॉर्डिंग अगर हम क्लासीफाई करें पेन को, तो पेन क्लासिफाइड बाय etiology कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड बाय etiology। वन, पेन एंड पोस्ट therapeutic neuralgia are example of pain described in terms of their causes। पोस्ट थेरेपेटिक न्यूरैल्जिया की जब हम बात करते हैं तो दिस इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ शिंगल्स। शिंगल्स जो होते हैं वो पेनफुल रैशेस डेवलप हो जाते हैं किसी भी इंसान की बॉडी के ऊपर या फेस के ऊपर। अगर कोई रैशेस डेवलप हो गया और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है तो हम उसको शिंगल्स कहते हैं। और शिंगल्स की कॉम्प्लिकेशन जो है वो कहलाती है पोस्ट थेरेपेटिक न्यूरैल्जिया। ठीक है, पेन डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ देयर कॉजेज, तो किसी भी कॉज की वजह से जो होती है वो पेन हो सकती है। क्लिनिशियंस ऑफन कैन प्रिडिक्ट द कोर्स ऑफ पेन एंड प्लान इफेक्टिव ट्रीटमेंट यूजिंग दिस कैटेगराइजेशन। तो हमने जितनी भी कैटेगराइज पढ़ी हैं तो वो जितना भी क्लिनिशियन हमारे पास होते हैं या जो हमारे पास फिजिशियन होते हैं वो हमेशा पेन की क्लासिफिकेशन को जानते हुए पेन को उसी तरह से असेस करेंगे और फिर उसको ट्रीटमेंट करेंगे। कॉजेज़ की जब हम बात करते हैं पेशेंट में पेन की, तो वो हमारे पास कैंसर आ जाता है, बोन डिस्ट्रक्शन आ जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एन ऑर्गन आ जाएगा, कंप्रेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व्स आ जाएंगी, इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, डिस्टेंशन ऑफ टिश्यू हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है या नेक्रोसिस हो सकती है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज फियर और एंजाइटी हो सकती है हमारे पास। तो ये सारे जो पेन कॉजेज़ हैं वो पेन के हो सकते हैं। कैंसर में मैंने आपको पहले बता दिया कि अनटॉलरेबल जो है वो पेन होती है। बोन डिस्ट्रक्शन में क्या होगा, बोन टूट जाएगी तो डेफिनेटली पेन होगी। किसी भी ऑर्गन में ऑब्स्ट्रक्शन है, फॉर एग्जांपल अगर रेस्पिरेशन में ही कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या हमारे एसोफेगस में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, फूड पास नहीं करेगा या एयर पास नहीं करेगी तो वहाँ पे पेन होगी। कंप्रेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व्स, अगर पेरिफेरल नर्व्स जो है वो कंप्रेस हो गई हैं तो वहाँ पे ब्लड का पासेज नहीं हो रहा, ब्लड का पास नहीं हो रहा, तो वो एरिया जो है या वो जगह वहाँ पे पेन होगी। डिस्टेंशन हो जाएगी टिश्यू की या फिर इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है। अगर टिश्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंड हो गए हुए हैं तो उस वजह से भी पेन हो सकती है। इन्फ्लामेशन में या नेक्रोसिस में, मतलब पेशेंट को स्वेलिंग है या नेक्रोसिस है, कोई एरिया जो खराब हो गया हुआ है, रप्चर हो गया हुआ है, उसकी वजह से भी पेन हो सकती है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स कोई भी हो सकते हैं, फियर या एंजाइटी की वजह से भी पेन हो सकती है। बेनिफिट्स हम देखेंगे पेन सेंसेशन के अगर हम बेनिफिट्स की बात करते हैं तो हमारे पास 4 आते हैं। सबसे पहले हम जो होते हैं वार्निंग सिग्नल्स होते हैं, देन हमारे पास आते हैं रिफ्लेक्स विथड्रॉल, फिर हम कहते हैं मिनिमाइज द एक्टिविटीज अर्जेस टू टेक द ट्रीटमेंट। अगर हमें पेन नहीं होगी तो हम उसकी ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। यूजुअली क्या होता है कि जो वार्निंग साइन सिग्नल्स आने शुरू हो जाते हैं पेन से पहले, जो लाइट पेन होती है तो वार्निंग साइंस देने शुरू हो जाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम यहीं पे ट्रीटमेंट ले लें। लेकिन अगर कोई नहीं ले रहा तो फिर रिफ्लेक्स विथड्रॉल आएगा, कोई भी काम करेगा उसका दिल नहीं करेगा पेन में, उसमें एक्टिविटी जो है उसकी मिनिमाइज हो जाएगी, उसकी एक्टिविटी, उसका काम करने का दिल नहीं करेगा, उसका काम करने का दिल नहीं करेगा तो वो काम नहीं करेगा, उसकी जितनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो डेफिनेटली फिर उसका दिल करेगा कि वो ट्रीटमेंट की तरफ मूव करे। तो बजाय इसके कि वो चारों स्टेप की तरफ जाए, उसको चाहिए कि वो स्टार्टिंग में ही ले। आपकी काउंसलिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप पेशेंट को बताओ कि जैसे ही आपको फील होने लगे कि मुझे पेन स्टार्ट हो गई है, आप जो है वो ट्रीटमेंट ले लें।
पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं पेन में, तो पेन की जो ट्रांसमिशन है वो नोशो रिसेप्टर्स में होती है, ठीक है। Notion receptors are also called as pain receptors are free nerve endings in the skin that respond only to intense, potentially damaging stimuli, mechanical, thermal और केमिकल, ठीक है। नोशो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो पेन रिसेप्टर्स होते हैं हमारी स्किन में। ये जो हमारे पास नर्व एंडिंग्स होती हैं हमारी स्किन में पड़ी हुई, ये सिर्फ रिस्पॉन्स करती हैं इंटेंस और पोटेंशियली डैमेजिंग स्टिमुलाई को। कोई भी स्टिमुलाई बाहर से कोई चीज़ आके लगी है, जैसे किसी को कट लग गया है या किसी चीज़ ने हिट किया है, तो क्या होगा कि ये जो नर्व एंडिंग्स हैं वो उसको रिसीव कर लेंगी मैसेज को, जिसको हम कहते हैं नोशोसेप्टर्स या पेन रिसेप्टर्स। तो क्या होगा, द जॉइंट्स, स्केलेटल मसल्स, फेशिया, टेंडन्स एंड कॉर्निया आल्सो हैव नोशोसेप्टर्स। हमारे जॉइंट्स में, स्केलेटल मसल्स में, फेशिया में, टेंडन्स में और कॉर्निया में हर जगह पे नोशोसेप्टर्स पड़े हुए हैं। हर उस जगह में जहाँ पे पेन हो सकती है वहाँ पे नोशोसेप्टर्स होते हैं। लार्ज इंटरनल ऑर्गन्स डू नॉट कंटेन नर्व एंडिंग्स। जितने हमारे पास लार्ज इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसमें नर्व एंडिंग्स नहीं है। पोलीमोडल नोशोसेप्टर्स रिस्पॉन्ड टू ऑल 3 टाइप्स ऑफ स्टिमुलस। पोलीमोडल का मतलब होता है कि मल्टी जो नोशोसेप्टर्स होते हैं ना, मल्टी टास्कर जो होते हैं वो नोशोसेप्टर्स हैं। हिस्टामिन, ब्रेडिकानिन, एसिटाइलोकोलिन, सेरोटोनिन एंड सब्सटेंस पी आर केमिकल्स दैट इंक्रीज पेन ट्रांसमिशन, ठीक है। ये वो सारे हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी से रिलीज हो रहे हैं और ये पेन की ट्रांसमिशन को इंक्रीज कर रहे हैं। Prostaglandins are chemical substances that are believed to increase the sensitivity of pain receptors by enhancing the pain-provoking effect of ब्रेडिकाइनिन। यहाँ पे हमने बात की है प्रोस्टाग्लैंडिन की। तो प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे पास जो है ग्रुप ऑफ लिपिड्स हैं जो कि डील करते हैं इंजरी और इलनेस को, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन इंजरी और इलनेस को ट्रीट करते हैं। ये केमिकल सब्सटेंस हैं और क्या करते हैं, ये सेंसिटिविटी ऑफ पेन को इंक्रीज कर देते हैं बाय रिसेप्टर्स एंड पेन प्रोवोकिंग इफेक्ट ऑफ ब्रेडिकाइनिन। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फाइबर्स इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ नोशिसेप्शंस, माइलिनेटेड एंड ए डेल्टा फाइबर्स। माइलिनेटेड और ए डेल्टा फाइबर्स जो होते हैं हमारे पास फास्ट पेन होते हैं, और टाइप सी फाइबर्स होते हैं जो हमें सेकंड पेन का बताते हैं। केमिकल्स दैट रिड्यूस और इनहिबिट दैट ट्रांसमिशन और परसेप्शन ऑफ पेन इंक्लूडिंग एंडोर्फिन्स एंड एनकैफ्लिन्स। जब हम बात करते हैं एंडोर्फिन्स और एनकैफ्लिन्स की, तो ये वो पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड एनाल्जेसिक्स हैं हमारे पास जो हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस हो रहे होते हैं अगेंस्ट ऑफ पेन। अच्छा जी, ये तो हो गई थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी के बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पेन रिस्पॉन्स, मतलब कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पेन के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा पास्ट एक्सपीरियंस। कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस है किसी का, अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी बोन ब्रेक हो गई थी, उसको पेन हो रही थी, और उसने कोई दूसरा पेशेंट देख लिया है, तो उसको क्या होगा, अपना एक्सपीरियंस याद आ जाएगा, तो उसको पेन स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा एंजाइटी और डिप्रेशन है। एंजाइटी और डिप्रेशन भी जो है वो पेन कॉज कर सकती है। कल्चर इस तरह का है कि वो उस कल्चर में एडजस्ट नहीं हो पा रहा। मोस्टली जो होते हैं माइग्रेंट्स जो होते हैं, जो अपनी कंट्री छोड़ के या अपना सिटी छोड़ के किसी भी जगह जा रहे हैं, वो उस माहौल में एडजस्ट नहीं होते, तो वो कल्चरल बैरियर्स भी आ जा सकते हैं। उसके अलावा जेंडर जो है, उसके अलावा जेनेटिक्स भी है और प्लेसेबो इफेक्ट्स भी हैं। प्लेसेबो इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो ये होता है टेक ट्रीटमेंट बट दैट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। हमने ट्रीटमेंट उसको दिया लेकिन वो ट्रू नहीं था, सिर्फ हमने उसका माइंड अल्टर करने के लिए उसको जो है वो ट्रीटमेंट दिया था। उसके बाद हमने पेन की असेसमेंट किस तरह से करनी है, हम असेस करेंगे। सबसे पहले ऑब्टेन करेंगे पेशेंट पेन हिस्ट्री। पेन हिस्ट्री हमने किस तरह से जो है पेशेंट से लेनी है कि हमने जितने भी गॉर्डन मेजर फंक्शन हेल्थ पैटर्न पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंगली लेनी है कि किस तरह से उसकी डेली लाइफ को पेन इफेक्ट कर रही है। उसके बाद हमने अलाउ करना है क्लाइंट को कि वो डिस्क्राइब करे अपनी हिज और हर पेन, मतलब हमने उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन देने हैं, ठीक है। हम जितने उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन देंगे वो उतना ज़्यादा हमें डिस्क्राइब कर सकता है, हमें बताएगा। उसके बाद हमने एस्टैब्लिश करना रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। क्लाइंट के साथ अगर हमारा रिलेशनशिप अच्छा होगा तो वो हमें हमारी हर बात का जवाब बताएगा और हम ज़्यादा अच्छे से उसको डायग्नोस कर सकते हैं। उसके बाद डिस्कवर करना है द इफेक्ट्स ऑफ पेन ऑन हिज और हर क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि पेन किस तरह से उसकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है, उस लाइफ के ऊपर किस तरह से असरअंदाज हो रही है। उसके बाद हमने असेस करना है इमोशनल एंड स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस को, ठीक है, कि पेन उसकी इमोशनल और स्पिरिचुअल को किस तरह से उसने स्ट्रेस आउट किया है और किस तरह से उसको परेशान किया हुआ है। उसके अलावा सब असेस करना है कॉपिंग एबिलिटीज़ को, कि हमने असेस करना है पेशेंट के अंदर कौन सी ऐसी एबिलिटीज़ हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पेन को रिलीव कर सकती हैं, या हम इसे बताएं और उसको समझ आ जाए और वो इस तरह के जो है वो पैटर्न करे, इस तरह की वो चीज़ें जो है वो अप्लाई करेगा तो उसकी पेन जो है वो रिलीव हो जाएंगी।
कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें पेन की, तो पेन में हमारे पास इंटेंसिटी मतलब कितनी शिद्दत से हो रही है, टाइमिंग क्या है, कितनी देर तक होती है, लोकेशन क्या है कि कहाँ पे हो रही है, पेन एग्जैक्ट हो कहाँ पे रही है। उसके अलावा क्वालिटी चेक करेंगे, पेन की क्वालिटी क्या है, किस तरह की है, बर्निंग है, एक्किंग है या थ्रोपिंग है। बर्निंग होती है किसी जलने वाली, एक्किंग होती है एक दर्द की सूरत में जो होती है, और थ्रोबिंग होती है जो आपको किसी मतलब ऐसा लग रहा है किसी ने उठा के कोई चीज़ फेंकी है आपकी तरफ, इस तरह की जो पेन होती है। ठीक है, हमने क्वालिटी चेक करनी है पेन की क्या है। उसके बाद हमने एग्रीवेटिंग एंड एलिवेटिंग फैक्टर्स चेक करने हैं। एग्रीवेटिंग और एलिवेटिंग फैक्टर्स जो है व्हाट मेक्स और वर्ड्स। ठीक है, एग्रीवेटिंग का मतलब होता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे पेन हो रही है, या एलिवेटिंग फैक्टर कौन सी ऐसी चीज़ है जो उस पेन को वर्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा और ज़्यादा तेज़ कर रहे हैं। उसके अलावा हमने पेन बिहेवियर चेक करना है पेशेंट का, जो कि नॉन वर्बल और बिहेवियरल एक्सप्रेशंस जो होते हैं पेशेंट के, वो हमें बताता है कि जब पेशेंट पेन में है तो वो किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है आपके साथ, उसके नॉन वर्बल जो क्यूज़ हैं वो क्या हैं। अच्छा जी, पेन को याद करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें हैं यहाँ पे जब आपने याद करनी है, तो रिमेंबर ऑलवेज सोक्रेट्स और पीक्यूआरएसटी। पीक्यूआरएसटी अगर आप चेक करेंगे तो सबसे पहले प्रोवोक्ड किस तरह से हुई है, क्वालिटी क्या है, रीजन क्या है या रेडिएशन क्या है, सेवेरिटी क्या है और टाइमिंग क्या है। ये सारी आपने पेन से रिलेटेड करना है। प्रोवोक मतलब पेन जो है वो कहाँ पे हो रही है, एग्जैक्ट उसकी लोकेशन क्या है, वो हो कहाँ पे रही है। ठीक है, उसके बाद क्वालिटी चेक करनी है किस किस्म की है, रीजन चेक करना है उसका, और रेडिएशन चेक करनी है, सेवेरिटी चेक करनी है और टाइमिंग चेक करनी है आपने। उसके बाद सोक्रेट्स को अगर हम देखें तो हमने साइट चेक करनी है, कहाँ पे पेन हो रही है, ऑनसेट कब स्टार्ट हो रही है, करेक्टर क्या है उसका जिसमें हम क्वालिटी चेक करते हैं। उसके अलावा रेडिएशन मतलब कहाँ पे हो रही है वो, रीजन क्या है उसका, एसोसिएटेड सिम्टम्स पेन के साथ और कौन से सिम्टम्स हैं जो अकर हो रहे हैं, टाइमिंग कितनी है, एग्जैसरबेटिंग फैक्टर्स कौन से हैं मतलब उसके रिलीविंग फैक्टर्स कौन से हैं जिससे पेन जो है वो रिलीव हो रही है, और सेवेरिटी कितनी है उसकी, पेन की शिद्दत कितनी है। अगर हम पेन असेसमेंट के स्केल्स यूज़ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑन अ स्केल 0 to 10 हमारे पास 0 से लेके 10 तक जो है वो एक स्केल होता है, हमने पेशेंट को देना होता है। अगर हम उसे बताएं कि आप बताओ 0 हमारे पास नो पेन है और 10 जो है हमें एज बैड एज इट कैन के बहुत ज़्यादा वर्स पेन के लिए 10 है, तो आप मुझे बताएंगे कि हाउ बैड इज़ योर पेन नाउ, कि आपकी पेन कितनी है। तो पेशेंट जो होता है वो अपने पेन के अकॉर्डिंग आपको बता देता है कि 0 से लेकर 10 तक उसने कितना स्कोर देना है। अगर पेशेंट हु हैव डिफिकल्टी विद 0 to 10 स्केल, 0 to 5 स्केल में भी ट्राई। ठीक है, अगर पेशेंट को नहीं समझ आ रही उसने 0 से लेकर 10 तक कैसे स्कोर देना, तो आप उसे 0 से लेके 5 तक भी उसे बता सकते हैं कि 0 से लेके 5 तक भी आप हमें बता सकते हैं। ये सिंपल डिस्क्रिप्टिव जो है हमारे पास पेन है, पेन स्केल्स हैं। ये देखें, नो पेन है, माइल्ड पेन है, मॉडरेट पेन है, स्वीयर पेन है, वेरी स्वीयर पेन है और वर्स्ट पॉसिबल पेन है। ये 0 to 10 न्यूमेरिक पेन इंटेंसिटी स्केल है हमारे पास। 0 में नो पेन है, 5 में मॉडरेट पेन है और 10 में वर्स्ट पॉसिबल पेन है। तो ये विजुअल एनालॉग्स हैं जिसमें हमें बताते हैं 0 पे नो पेन है और 10 पे पेन एज बैड एज इट कुड बी पॉसिबल। क्या होता है कि मोस्टली पेशेंट हमें नॉन वर्बली भी कुछ इस तरह का या उनका बिहेवियर भी कुछ इस तरह के हमें क्यूज दे रहे होते हैं जिसमें हम खुद भी असेस कर लेते हैं, तो वो हमारे विजुअल एनालॉग स्केल है। उसके अलावा एक हमारे पास फेस स्केल भी है, फेस पेन स्केल भी है, जिसमें क्या होता है, दिस इंस्ट्रूमेंट हैज 6 फेस डिपिक्टिंग एक्सप्रेशंस दैट रेंज फ्रॉम द कंटेंटेड टू ऑब्वियस डिस्ट्रेस। ठीक है, मतलब हमारे पास जो है फेस स्केल है उसमें 6 किस्म के फेसेस बने हुए हैं, जिसमें उसके फेसेस के साथ साथ एक्सप्रेशंस भी बने हुए हैं, और वो एक्सप्रेशन हमें बताते हैं कि पेशेंट की पेन जो है वो कितनी लेवल पे है या किस शिद्दत से उसको पेन हो रही है। तो पेशेंट इज आस्क्ड टू पॉइंट टू द फेस दैट मोस्ट क्लोजली रिजेंबल द इंटेंसिटी ऑफ हिज और हर पेन। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो हम खुद भी इसके साथ देख के पेशेंट को हम असेस कर सकते हैं, या पेशेंट को कहते हैं कि वो इस सारी स्केल को देखे और हमें बताएं कि इसमें से कौन से लेवल की उसको पेन हो रही है, जिसमें 0 नो हर्ट, 2 से हर्ट लिटिल बिट मतलब दर्द हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, 4 स्कोर देंगे हम उसे फेस स्केल में हर्ट लिटिल मोर, अगर थोड़ा हो रहा है लेकिन बर्दाश्त के काबिल है। 6 में क्या होगा कि हर्ट्स इवन मोर, और 8 में हर्ट्स होल अ लॉट मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, और 10 में तो पेन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो रही है। तो ये सारे फेस स्केल जो हैं पेशेंट से रिलेटेड हैं। उसके अलावा गाइडलाइंस है फॉर यूजिंग पेन असेसमेंट स्केल, कि आपने पेन असेसमेंट के जो स्केल है वो किस तरह से आपने यूज़ करना है। तो रिटन पेन स्केल मे नॉट बी पॉसिबल इफ अ पर्सन इज सीरियसली इल, इज इन सीवियर पेन और हैज़ जस्ट रिटर्न फ्रॉम सर्जरी। अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियसली बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है और उसकी शिद्दत वाली पेन है बहुत ज़्यादा, या वो सर्जरी से वापस आया अभी भी, तो आप उसको स्केल के साथ जज नहीं कर सकते उस टाइम, क्योंकि वो उस टाइम इस कंडीशन में होगा ही नहीं कि वो आपको बता सके।
द नर्स टीचेस द क्लाइंट हाउ टू यूज़ द पेन स्केल बिफोर द पेन अकर्स। ठीक है, तो हमने क्या करना है, कोई भी पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटलाइज है, हमारे पास है, तो हमने उसे गाइड कर देना है कि पेन अकर होने से पहले पहले आप हमें बता दें, या पेन अगर अकर हो गई है, आपको पेन हो रही है, तो आप स्केल के अकॉर्डिंग हमें बता दें कि पेन का लेवल क्या है, पेन जो है वो रिलीफ हो रही है इंटरवेंशन से रिलेटेड। उसके अलावा पेन स्केल में हेल्प असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरवेंशंस इफ द स्केल इज यूज्ड बिफोर एंड आफ्टर द इंटरवेंशंस आर इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो ये सिर्फ उस टाइम पे काम करेगा जब हमने इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले और बाद में दोनों तरफ ये स्केल यूज़ किया था। मतलब हमने पेन को असेस करने के लिए ये स्केल भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद जब हमने इंटरवेंशन कर ली उसके बाद भी हम ये स्केल देके पेशेंट से पूछ सकते हैं कि अब आप हमें लेवल बताएं। अच्छा जी, असेसमेंट होगी, उसके बाद हमारी आती है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो जब भी हमने नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करनी है, ये मल्टीपल डायग्नोसिस मैंने आपके लिए बनाई है, आप इनमें कोई भी डायग्नोस जो है वो लेके, अगर आपको पेपर में कुछ भी आता है तो आप इनमें से कोई भी एक उठा के अपने पेपर में लिख सकते हैं। तो नर्सिंग डायग्नोसिस देखी जाए तो एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस, इनइफेक्टिव कॉपिंग रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस, फटीग हो सकती है, एक्यूट पेन है, क्रॉनिक पेन है, इनइफेक्टिव रोल परफॉर्मेंस है, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न हो सकता है, अल्ट्रेशन इन कंफर्ट हो सकती है, बॉडी में डिस्टर्ब हो सकती है, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है। एंजाइटी, एक पेशेंट को पेन है तो डेफिनेटली इसको परेशानी होगी। इनइफेक्टिव कॉपिंग है तो क्या होगा, पेशेंट पेन में है, आप उसे कुछ भी करने को कह रहे हैं तो वो नहीं कर पा रहा होगा उस टाइम पे, ज़ाहिर है उसका सबसे पहला मसला जो होगा पेन है, अगर उसकी पेन रिलीव होगी तो वो सारा कुछ कर सकेगा। फटीग, अगर पेन है तो क्या होगा, फटीग हो सकती है, मतलब थकावट हो सकती है, उसमें हमारे सारे मसल्स जो हैं वो टेंडरनेस हो जाती है, तो वो फटीग को लीड करती है। एक्यूट और क्रॉनिक पेन हो सकती है, वो भी आपको बता दिया हुआ मैंने। उसके अलावा इनइफेक्टिव रोल परफॉर्मेंस हो सकती है, अगर किसी पेशेंट को पेन है तो वो अपनी डेली लाइफ के जितने भी रोल्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकता। पेन में पेशेंट को नींद नहीं आएगी तो उसका जितना भी स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब हुआ हो सकता है। पेशेंट कंफर्ट लेवल जो है वो भी अल्टर हुआ हो सकता है, वो कंफर्ट में नहीं है, वो आराम नहीं कर सकता, बॉडी में भी उसका डिस्टर्ब हुआ है। ठीक है, वो पोस्चर अपने ठीक से नहीं बना पा रहा, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा, तो डेफिनेटली वो सेक्सुअल भी अपनी जो लाइफ है वो भी मेंटेन नहीं कर पा रहा जब तक उसकी पेन रिलीफ नहीं हो जाती। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग इंटरवेंशंस की और मैनेजमेंट की। तो इसमें क्या होगा, नॉन फार्माकोलॉजिक नर्सिंग एक्टिविटीज कैन असिस्ट इन पेन रिलीफ। ठीक है, एक तो होती है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो तो देनी है, वो तो फिजिशियन ने देने ही है पेन किलर्स, लेकिन जो नर्सिंग का काम है वो ये है कि वो नॉन फार्माकोलॉजिकल भी कुछ एक्शन ऐसे हैं जो पेशेंट को बताएगी जिसकी वजह से उसकी पेन जो है वो अल्टर हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा, कंबाइनिंग फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस आर मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिलीव पेन। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने कंबाइन कर देना है, पेशेंट को पेन किलर्स भी दे देने हैं और हमने पेशेंट को नॉन फार्माकोलॉजिकल टेक्निक्स भी बता देनी है, जिसमें मसाज आता है। अगर किसी जगह पे पेन हो रही है तो वहाँ पे मसाज करना चाहिए। मसाज करने से क्या होगा कि वहाँ की जितनी भी नर्व एंडिंग्स हैं या नर्व स्टिमुलेशन जो है वो स्टिमुलेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी उनकी, तो ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ब्लड फ्लो जब प्रमोट होगा तो क्या होगा, वो मसाज से जो है हीलिंग होगी पेन की। उसके अलावा थर्मल थेरेपीज़ है, थर्मल थेरेपीज़ में क्या होता है, प्रोमिनेंट्स बिलीव दैट आइस एंड हीट स्टिमुलेट्स एंड नॉन पेन रिसेप्टर्स इन द सेम रिसेप्टर फील्ड एज द इंजरी। पेन में क्या होता है, आइस अगर हम या तो आइस पैक भी दे सकते हैं या हम हीट के साथ भी कर सकते हैं। अगर हमने हीट पैक अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, नर्व एंडिंग्स जो है वो उसको भी स्टिमुलेट करेंगी। अगर हम आइस पैक लगा रहे हैं तो क्या होता है, किसी भी इंजरी के रिजल्ट में हमने आइस पैक लगाना होता है, जो ब्लड है वहीं पे क्लोट होना स्टार्ट हो जाएगा और जो नर्व एंडिंग्स हैं वो मैसेज लेके रिसेप्टर तक जाती हैं। तो वो मैसेज जब रिसेप्टर तक आता है तो पेन जो है वो ऑटोमेटिकली उसमें उसका जो है अल्टरेशन आनी स्टार्ट हो जाती है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स में बिलीव टू रिड्यूस पेन बाय रिलैक्सिंग टेंस मसल्स दैट कंट्रीब्यूट टू द पेन, क्योंकि पेन में जो हमारे मसल्स हैं वो टेंडर हो जाते हैं, तो हमने क्या करना होता है, उनको रिलैक्सेशन में लेके आना होता है। और कंसिस्ट ऑफ एब्डोमिनल ब्रीथिंग एट अ स्लो रिथमिक रेट। जो एब्डोमिनल ब्रीथिंग है वो स्लो करनी है, हमने पेशेंट को गाइड करना है कि वो अपनी ब्रीदिंग जो है वो डीप करे। ठीक है, वो डीप ब्रीथ करेगा तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो पेन से हट के ब्रीदिंग की तरफ चली जाएगी, तो ये भी एक बेस्ट वे है नॉन फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ पेन के। द क्लाइंट में क्लोज बोथ आइज एंड ब्रीथ स्लोली एंड कंफर्टेबली। हम क्लाइंट से ये भी कह सकते हैं कि वो अपनी आंखें बंद कर ले और स्लोली आहिस्ता ब्रीथ करे, लेकिन वो डीप ब्रीथ करे। तो इससे क्या होगा, एक तो उसकी ब्रीदिंग इन्हांस होगी, उसमें ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा आएगा, ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा आएगा तो ब्लड सर्कुलेशन और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। गाइडेड इमेजिनरी गाइडेड इमेजिनरी में क्या होता है, हम पेशेंट को कह देते हैं कि कोई भी चीज़ है, पेशेंट को कोई भी इमेज पसंद है किसी भी किस्म की, तो वो क्या करे, वो उस इमेज को देखे, उस इमेज को देखे वो सीन क्रिएट कर ले अपने जहन में, सोचे कि अगर मैं इस सीन में होऊंगा तो मैं किस तरह से उसको करूँगा। और ये क्या करे, पेशेंट जो है हर दिन में 3 दफ़ा
कम से कम 5 मिनट के लिए गाइडेड इमेजिनरी जो है उसको करना चाहिए। म्यूजिक थेरेपी की अगर हम बात करते हैं, इट इज़ एन इनएक्सपेंसिव एंड इफेक्टिव थेरेपी फॉर द रिडक्शन ऑफ पेन एंड एंजाइटी। ये हमारे पास इनएक्सपेंसिव है, म्यूजिक है, कुछ लोगों को म्यूजिक बहुत पसंद होता है, तो जैसे म्यूजिक सुनेंगे तो उनकी पेन जो है अल्टर होगी, रिलीफ हो जाएगी। जब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल की, तो फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में हमने उनको देना है, ड्रग थेरेपी में एनसेड्स देने हैं जो कि नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। उसके अलावा नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं या नारकोटिक एनाल्जेसिक्स भी दे सकते हैं पेन को रिलीव करने के लिए। अच्छा जी, ये WHO का एक लैडर है पेशेंट की पेन को असेस करने के लिए। तो स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। स्टेप 1 में हमारे पास माइल्ड टू मॉडरेट पेन है जिसमें नॉन ओपियोइड्स, एस्पिरिन, नॉन स्टीरॉयडल, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, एनसेड्स और पैरासिटामोल हम दे सकते हैं। स्टेप 2 की जब हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन में, तो ये हम माइल्ड ओपियोइड्स हम इसमें दे सकते हैं जिसमें कोडीन है एग्जांपल के तौर पे, विद और विदाउट नॉन ओपियोइड्स। उसके बाद जब हम बात करते हैं स्टेप 3 की, तो इसमें स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स हैं एग्जांपल गिवन मॉर्फिन, विद और विदाउट नॉन ओपियोइड्स। तो ये स्टेप 3 है और ये बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगी तो फिर ये, और ये लेटर हमें WHO ने दी हुई है, हम इसके अकॉर्डिंगली जो है पेशेंट को मेडिकेशन देंगे। पेन कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया PCA, ठीक है। पेन कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया जो कि हम बात करते हैं तो क्या होता है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम हमने चेक करना है पेशेंट का, जो ड्रग है वो एक्यूरेट जानी चाहिए, जिसमें हम मेडिकेशन के राइट्स को लेके आएंगे कि राइट ड्रग होनी चाहिए, राइट रूट होना चाहिए, राइट टाइम होना चाहिए, ठीक है। पेशेंट से हैव कंट्रोल ओवर पेन थेरेपी, जितनी भी पेन थेरेपी है पेशेंट का उसके ऊपर कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा सेफ मेथड फॉर पोस्ट ऑपरेटिव ट्रॉमेटिक और कैंसर पेन, अगर पेशेंट को कैंसर पेन है या वो पोस्ट ऑपरेटिव है या किसी ट्रॉमा में है तो हमने क्या करना है, बहुत सेफली पेशेंट को जो है वो मेडिकेशन देनी है। उसके अलावा सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट रिस्क ऑफ ओवरडोज। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घर में जाके जो है वो मेडिसिन यूज़ करना चाहते हैं, आते हैं थोड़े टाइम के लिए मेडिसिन लेते हैं और चले जाते हैं, तो हमने उनको, ये सिंपल आपके पास पेन है, पेन स्केल से रिलेटेड आपकी जो है वो NCP है, पेन है तो उसके साथ क्या होगा, ऑब्जेक्टिव डाटा है, फिर एनालिसिस है, पेन इन्वॉल्विंग पेन रिलीफ है और मेडिकेशंस फॉर रिलीफ है जिसमें एवेल्युएशन आ जाती है। ऑब्जेक्टिव डाटा में आपके जनरल असेसमेंट है, इफेक्टिव बिहेवियर है, वर्बल बिहेवियर है और बीपी एंड रेस्पिरेशन है जो कि आपने ऑब्जेक्टिव में चेक करना है, इंस्पेक्शन करनी है, पल्पेशन करनी है और आपने ऑब्जर्व करना है पेशेंट को, जिसमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन चेक करेंगे, फुल ब्लैडर भी चेक कर सकते हैं, सर्जिकल डिस्कम्फर्ट, नॉन पेटेंट ट्यूबिंग और IV इन्फिल्ट्रेशन भी हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं एनालिसिस की, तो एनालिसिस में हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, एंजाइटी लिख सकते हैं, अल्ट्रेशन इनकम्फर्ट लिख सकते हैं, फियर लिख सकते हैं। प्लान हम देखेंगे और हमने प्लान करना है, उसके बाद हमने उसको इम्प्लीमेंट कर देना है, ठीक है। उसके अलावा ये नॉन इन्वेसिव पेन रिलीफ है, PCA है, नारकोटिक्स है, नॉन नारकोटिक्स है, नॉन स्टीरॉयडल मेडिकेशंस हैं कुछ हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा हमने इवेलुएट कर लेना है और ऑनगोइंग असेसमेंट को मॉडिफाई करना है हमने नर्सिंग इंटरवेंशंस को। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिटेल्ड हिस्ट्री है, लोकेशन, ड्यूरेशन एंड फैक्टर्स, मीनिंग, ठीक है। ये सारी ओवरऑल आपकी एक NCP है। मॉर्फिन की जब हम बात करते हैं तो ये WHO की लेटर के अकॉर्डिंग हमें बिल्कुल लास्ट पे देनी चाहिए, जबकि बहुत सीवियरेस्ट फॉर्म हो तो इसकी इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मॉडरेट टू सीवियर पेन। जब बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगी तब हमने देनी है। यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच ऑल अदर एनाल्जेसिक्स आर कंपेयर्ड, जबकि बहुत दूसरे जितने भी एनाल्जेसिक्स हैं वो फेल हो जाते हैं उसका इफेक्ट, तब हम मॉर्फिन दे सकते हैं। ये लॉन्ग एक्टिंग है, ये 4 to 5 आवर्स जो है वो ले जाता है मॉर्फिन, पेन जो है पेशेंट की रिलीफ रहती है। सर्जिकल इंटरवेंशंस हम दो तरह की कर सकते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन हमारे पास कॉर्डोटमी होती है और राइसोटमी होती है। कॉर्डोटमी जो है इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर दैट इज यूज्ड टू रिलीव पेन बाय कटिंग द नर्व्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, कटिंग सिलेक्टिव नर्व डिसेबल पेन कंडक्टिंग ट्रैक्ट्स इन द स्पाइनल कॉर्ड, इफेक्टिवली ब्लॉकिंग पेन सेंसेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में डिफरेंट जगह पे नर्व एंडिंग्स पाई जाती हैं। तो क्या होता है कि कॉर्डोटमी में क्या होता है, हम उन स्पाइनल कॉर्ड्स की स्पेसिफिक किस्म की जो नर्व्स होती हैं हम उनको कट कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगी, वो सेंसेशन कम हो जाएगी पेन की। तो वो जब पेन के नोशियोसेप्शन जो है वो रिसीव ही नहीं करेंगे पेन को, तो पेन की सेंसेशन भी कम हो जाएगी। उसके अलावा राइजोटमी है। राइजोटमी इज़ अ मिनिमल इन्वेसिव सर्जिकल प्रोसीजर to remove sensation from a painful nerve by killing nerve fibers responsible for sending pain signals, ठीक है। कोडोटमी में हमने क्या किया, हमने वो नर्व्स ही सारी की सारी वो कर दी हैं, उसमें से रिमूव कर दी हैं। लेकिन राइजोटमी में क्या होगा कि जो वो पेनफुल नर्व्स हैं हमने उनको जो है वो रिमूव करना है, जो सेंसेशन को फील करती हैं या फाइबर्स जो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमने उसको रिमूव करना है। एंड देयर इज द एंड ऑफ यूनिट नंबर 11. If you have any question you can ask in the comment box. Thank you so much.